Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundhar Sulakshana and I will be teaching you economics. So students, today we are here to see standard 11th economics chapter number 4 supply. As you all know, today we are here to start a new chapter. So before starting the today's new portion, let us have a short summarization of the portion that we are going to see today in this chapter. Supply. So previously we have covered about the topic of demand. Sometimes we consider that demand is only oriented with the price. But the most important inverse relationship is been seen up between the supply and the demand. डिमांड कितना होता है उसके बेसिस पे कितना सप्लाई होता है, इसी फैक्टर्स में कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स का बिहेवियर देखा जाता है. सो एज आई सेड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है. जब तक हम कॉमर्स पढ़ेंगे तब तक हमें ये डिमांड और सप्लाई के बारे में जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर. So what we are going to see in this chapter? In this chapter we are going to see about the meaning of the supply, again different situation of the supply, what factors are affecting the supply, what is the mindset of the producer regarding the supply and the demand, and in which manner the factors determinants are being seen for the price determination. These whole portions we are going to cover up in this chapter. So students, without wasting the time, let us move on with the line-to-line explanation of the chapter from the textbook in the further video. So students, now let us move on with the line-to-line explanation of the chapter number 4, supply. So what we are going to see, we have already discussed, but let us see the index once. इंडेक्स में क्या क्या दिया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ स्टॉक एंड सप्लाई. सप्लाई क्या होता है और हम जो प्रोडक्ट की स्टॉक करके रखते हैं, स्टॉक और सप्लाई के बीच में डिफरेंस क्या होता है. आफ्टर दैट फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, जैसे डिमांड को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसी तरीके से सप्लाई को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं. प्राइस के अलावा और कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वो इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है और मार्केट सप्लाई क्या होता है. सप्लाई का भी मैथमेटिकल फंक्शन है, तो सप्लाई फंक्शन क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई में एजम्पशन ऑफ सप्लाई क्या है, उसके शेड्यूल, डायग्राम और एक्सप्लेनेशन दिया गया है. प्राइस और सप्लाई के बीच में क्या रिलेशन देखा जाता है, सप्लाई में चेंजेस किस तरीके से देखा जाता है, एक्सेप्शन, लॉ ऑफ सप्लाई कौन सी चीज़ों पे काम नहीं करता है. उसके बाद आता है प्राइस डिटर्मिनेशन इन मार्केट, यानी कि प्राइस डिटर्मिनेशन मार्केट में एक पर्टिकुलर पोर्शन का प्राइस कैसे देखा जाता है और उसमें एक चेंजेस किस तरीके से देखा जाता है. सो इस पोर्शन के बारे में हम डिटेल में देखेंगे. सो लेट अस हैव द डीप डिस्कशन फ्रॉम द इंट्रोडक्शन. आई एम गोइंग टू रीड इट आउट, लिसन इट आउट केयरफुली. Demand and supply both are equally important determinants of price. In order to fully understand the concept of demand, it is necessary to understand the concept of supply. Considering the demand for various goods in the market, it becomes a function of the market to ensure the supply of these goods. Supply must be altered in accordance to change in demand, just as there is a different demand at every price, there is a corresponding supply to every price.
सो डिमांड और सप्लाई कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस, यानी प्राइस को डिसाइड करते वक्त डिमांड और सप्लाई दोनों ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको डिमांड का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आना चाहिए तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। जैसे डिमांड अलग अलग गुड्स का मार्केट के अंदर अलग अलग तरीके से काम करता है, उसी सेम तरीके से अलग अलग गुड्स का सप्लाई भी अलग अलग तरीके से देखा जाता है। सप्लाई की अगर हम बात करते हैं, जैसे डिमांड चेंज होता है उसी के साथ सप्लाई में भी एक चेंज देखा जाता है। जैसे डिमांड एक प्राइस चेंज होने पे चेंज होता है, वैसा ही सप्लाई भी डिमांड के चेंज होने पे हर एक प्राइस के अंदर सप्लाई भी चेंज होता हुआ नजर आता है। इन शॉर्ट, प्राइस चेंज होने पे डिमांड ही चेंज नहीं होता है, सप्लाई भी चेंज होता है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर आप लोगों को समझ में आना चाहिए। सो किस तरीके से चेंज होता है, क्या चेंजेस आते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में देखेंगे। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द मीनिंग ऑफ स्टॉक एंड सप्लाई। In everyday language, a distinction between supply and stock is not drawn. However, in economic, there is a clear distinction between stock and supply. अगर आप रोज़ की जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं तो हम उसमें स्टॉक और सप्लाई के बीच में एक डिफरेंस नहीं देखते, जबकि इकोनॉमिक्स के अंदर स्टॉक और सप्लाई ये दोनों के बीच में एक डिफरेंस बिटवीन देखा जाता है। दोनों ही एक दूसरे से अलग है ये माना जाता है। क्या किस तरीके से अलग है वो अब इस पोर्शन में सीखेंगे। सो लेट अस नो अबाउट दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। Production is the quantity of goods created by the available factors of production during a fixed time period. Production का मतलब हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उस रिसोर्सेज को यूज़ करके हम जो प्रोडक्शन करते हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड को टर्न आउट करते एक लिमिटेड टाइम के अंदर, उसे प्रोडक्शन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 100 वुड्स है, 100 वुड्स में से मैंने 10 चेयर्स बनाए, ठीक है, उसको कट आउट करके अच्छी तरीके से फिनिशिंग करके 10 चेयर्स बनाए, तो मेरा यहाँ पे प्रोडक्शन क्या हुआ, तो 10 चेयर का प्रोडक्शन माना जाएगा। अच्छी तरीके से ये एग्जाम्पल याद रखते जाना, आगे आगे उसकी कनेक्टिविटी देखी जाएगी। सप्लाई, it is that amount of production which a producer is able and willing to sell in the market at a given price and at a particular point of time. सो यहाँ पे जो हमने प्रोडक्शन किया उस प्रोडक्शन में से, जैसे मैंने चेयर का प्रोड्यूसिंग किया, सो उस प्रोडक्शन में से वो 10 चेयर में से अभी चेयर का प्राइस है 1000 रुपीज़, एक चेयर 1000 रुपीज़ में बिकता है वुड का, ठीक है। तो अभी 10 चेयर में से मैं सिर्फ 5 चेयर बेचना चाहती हूँ। अभी के मार्केट वैल्यू में, प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट वैल्यू में, प्राइस में मैं जितना अपने इच्छा से बेचना चाहूँ उसे सप्लाई बोला जाता है। इन शॉर्ट, प्रोडक्शन तो मैंने 10 चेयर्स का किया, 10 में से मैं सिर्फ अभी 5 बेचना चाहती हूँ अभी के मार्केट प्राइस में, इसका मतलब मेरा सप्लाई 5 चेयर्स का माना जाएगा। तो मेरे 10 में से मैंने 5 बेच दिया, 5 मैंने रखा है। ये जो 5 मैंने रखा है ये क्या है, लेट अस नो दैट इन अ वेरी वेल मैनर। Stock is the total value of amount of good with a producer which can be offered for sale in the market as per the ability and willingness of the seller. For example, a trader of oil in Rajkot has 500 packets of oil. If he is not able and willing to sell it in the market at a given price at a given point of time, then supply is 0. But if she is able and willing to sell 300 packets from the available amount, then the supply of oil is 300 packets. Before understanding the meaning of supply, it is important to clarify a few concepts. So यहाँ पे स्टॉक की अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने देखा हमारे पास जो अवेलेबल गुड्स है, हमारे पास अवेलेबल गुड्स कितनी थी, तो 10 चेयर में से अभी मार्केट के अंदर
मेरे विलिंगनेस के हिसाब से मैं 5 बेचना चाहती हूँ, यानी वो 5 सप्लाई हुआ, तो बाकी का जो 5 रखा हुआ है मेरे पास उसे स्टॉक बोला जाएगा। अभी जो भाव चल रहा है उस भाव में मैं ना बेचना चाहूँ, इसका मतलब वो गुड्स मेरे लिए जो मेरे पास रखे हुए वो स्टॉक बन जाता है। यहाँ पे दूसरा एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक ट्रेडर है जो ऑयल की ट्रेडिंग करता है राजकोट के अंदर, जिसने 500 पैकेट ऑफ ऑयल प्रोडक्शन किया। उसमें से अभी जो मार्केट में भाव चल रहा है उस मार्केट भाव में वो कुछ बेचना नहीं चाहे, तो उसका मतलब 500 का 500 उसका स्टॉक माना जाएगा। बट उसमें से अगर वो 300 बेचे और 200 अपने पास रखे, तो 300 जो है वो जो है सप्लाई माना जाएगा, और 200 जो स्टॉक करके रखा गया है उसे स्टॉक बोला जाएगा। इस तरीके से ओवरऑल प्रोडक्शन जो किया जाता है उस प्रोडक्शन में से जो मार्केट में अभी प्रिवेलिंग प्राइस में जो बेचा जा रहा है उसे सप्लाई बोला जाएगा। और जो प्रोड्यूसर खुद के पास अभी नहीं बेच के फ्यूचर में बेच के प्रॉफिट कमाना चाहे, या अभी ये प्राइस में नहीं बेचना, इस कॉन्सेप्ट में अपने पास रखे, तो उसे स्टॉक बोला जाता है। इस कॉन्सेप्ट को और क्लियरली यानी सप्लाई को और क्लियरली समझने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना होगा। व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट? लेट अस मूव ऑन एंड सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। Willingness to sell. The entire amount of a good available with a producer or a trader is not called supply. It is a stock which will become supply only when she is able and willing to sell it at a given price at a particular point of time. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोड्यूसर का विलिंगनेस टू सेल होना चाहिए, उसको बेचने की इच्छा होना चाहिए। उसने जो भी प्रोड्यूस किया गुड्स का, जैसे 500 पैकेट्स ऑयल के हो, कि मेरा 10 चेयर मैंने जो बनाया, कुछ भी हो, मेरे पास अभी वो पड़ा है, अभी जो भाव चल रहा है उस भाव में जब तक मैं बेचने की इच्छा नहीं रखूँगी, तब तक जब तक वो मेरा प्रोड्यूस्ड चीज़ें मेरे पास पड़ी रहेगी, तब तक वो स्टॉक माना जाएगा, वो सप्लाई माना नहीं जाएगा। तो सप्लाई कब माना जाएगा? मैंने जो चीज़ें बनाई वो मार्केट में मैं जब बेचने के लिए तैयार हो जाऊं, तब वो सप्लाई माना जाएगा। पर्टिकुलर प्राइस में, पर्टिकुलर टाइम में जब वो स्टॉक को मैं मार्केट में बेचने के लिए बाहर निकालूं, तो वो जो है सप्लाई माना जाएगा। तो अगर मैं बेचने के लिए निकालूं, यानी मेरी इच्छा है बेचने की, तभी ये हो सकता है। तो विलिंगनेस टू सेल एक फर्स्ट कॉन्सेप्ट माना जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एबिलिटी टू सेल. Ability to sell depends upon the availability of stock. For example, if a trader of oil desires to sell 1,000 packets of oil, while he has an available stock of only 500 packets, then the ability to sell is only 500 packets, thus supply is 500 packets. दूसरी, बेचने की एबिलिटी होना, ठीक है। सो कहीं ना कहीं एबिलिटी किस पे, अवेबिलिटी किस, एबिलिटी या अवेबिलिटी किस पे हो सकती है? तो हमारे पास जितना पड़ा हो, मेरे पास 10 चेयर्स रखे हुए, मैं 10 चेयर में से अगर ये सोचूं कि मुझे 50 चेयर बेचना है, तो क्या मैं बेच सकती हूँ? नो। क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ 10 चेयर है, तो 10 चेयर ही मैं बेच सकती हूँ। तो मैं सोचूं कि मुझे 50 बेचना है और मेरे पास उतना स्टॉक ना हो, तो मैं वो बेच नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक ट्रेडर है जो ऑयल बेचता है, वो चाहता है कि वो 1000 पैकेट ऑफ ऑयल बेचे, बट उसके पास सिर्फ 500 ऑयल के पैकेट है, तो वो सप्लाई कितने का कर सकता है? तो वो सप्लाई सिर्फ 500 पैकेट्स का ही कर सकता है। सो इस तरीके से सोचना, चाहना, उसके साथ साथ उतना बेचने की एबिलिटी रखना। एबिलिटी कब आप रख सकते हो? जब आपके पास उतना स्टॉक हो, तब रख सकते हो। थर्ड है विलिंगनेस टू सेल. Beside the ability to sell, the trader should be willing to sell a good at a given price at a particular point of view. From the above discussion, it is clear that the supply is that proportion of total available stock
which a supplier is able and willing to sell at a particular price at a particular point of time. So willingness to sell की अगर हम बात करते हैं, अगेन फर्स्ट टॉपिक रिपीट हो रहा है, उसको बेचने की इच्छा होनी चाहिए. उसके पास 500 पैकेट है बट 500 में से उसे कितना बेचना है वो उसे डिसाइड करना है. उसके पास जितनी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड है उसमें से अभी दिए गए वक्त और दिए गए वक्त में उसका जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस के ऊपर वो कितना बेचना चाहता है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है. सो ऊपर की ये तीनों कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशन से ये क्लियर हो जाता है. सप्लाई का मतलब हमारे पास जो स्टॉक होता है उस स्टॉक में से एक पर्टिकुलर टाइम में दिए गए वक्त में, जैसे इस महीने मैंने 10 चेयर बना, उसमें से मुझे इस महीने कितना बेचना है, तो ये टाइम पीरियड में अभी भाव जो चल रहा है उस भाव में मैं जब बेचने के लिए रेडी हो जाऊं और मेरे पास स्टॉक भी पड़ा है और मैं सप्लाई करने रेडी हो जाऊं तो जाके उसे सप्लाई माना जाएगा. तो यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई कंप्लीट होता है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई. So students, let us move on with the difference between stock and supply. So I'm going to read it out, listen it out carefully, then we will discuss about it in a very detailed manner. Generally, the concept of stock and supply are used synonymously by people, but technically the two concepts are different. Stock is the sum total of the available amount of a good, and supply is the stock which traders are able and willing to sell at a prevailing price at a particular point of time. When the trader is not able and willing to sell the entire available stock at a given price, then a point of time, then the supply will not as same as stock. तो यहाँ पे जनरली कॉन्सेप्ट की बात करें स्टॉक और सप्लाई की, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ यूज़ करते हैं. सप्लाई कितना है, स्टॉक कितना है, इसी तरीके से सिनोनिमसली मतलब अल्टरनेटिवली इस वर्ड्स को यूज़ करते हैं. बट इकोनॉमिक्स में हमने अभी ये समझा है टेक्निकली ये दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से अलग है. टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स जो प्रोड्यूस किया गया है और जो सप्लाई करने के लिए रेडी है उसे स्टॉक बोला जाता है. बट स्टॉक जो है वो प्रोडक्शन करके पड़ा होता है, उसमें से ट्रेडर कितना बेचना चाहता है अभी के प्रिवेलिंग प्राइस और टाइम में उसे सप्लाई माना जाता है. अगर स्टॉक उसके पास 1000 यूनिट का पड़ा है बट ट्रेडर अभी गिवन प्राइस और टाइम में वो पूरा का पूरा सप्लाई नहीं करना चाहता है, कुछ रख के कुछ सप्लाई करना चाहता है, तो यहाँ पे सप्लाई और स्टॉक दोनों की नंबर चेंज हो जाता है. 1000 का प्रोडक्शन हुआ तो 1000 स्टॉक है, 1000 में से सप्लाई सिर्फ 500 का करना चाहे तो 500 सप्लाई है और 500 स्टॉक में पड़ा रहेगा. सो इस तरीके से सप्लाई और स्टॉक दोनों ही अलग कॉन्सेप्ट के तरीके से देखा जाता है. From an available stock of 500 packets, if the trader is able and willing to sell 300 packets, then the supply of oil is 300 packets. Hence, the availability stock which determines the ability to sell is called stock, while the ability and willingness to sell a given price at a particular point of time is the supply. Hence, stock is the total amount of a product which is available for sale. Supply is less than stock. When the supply sells lesser amount from the available amount, such consistence of current production as well as the unsold stock from previous lot of production, thus stock is different from the production and supply. So for example, previously हमने जो example देखा वही, अगर एक ट्रेडर के पास 500 पैकेट्स बने हुए हैं,
ठीक है, प्रोडक्शन 500 का है और उसके पास स्टॉक 500 का रखा हुआ है। अगर अब उसमें से ट्रेडर चाहता है कि सिर्फ 300 पैकेट बेचना है, बाकी का 200 उसके पास रखना है, तो इसका मतलब यहाँ सप्लाई 300 का होता है और स्टॉक 200 का रखा जाता है। सो यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक है, यहाँ पे ये पता चलता है कि एबिलिटी टू सेल जो है वो 500 का था, बट वो स्टॉक है, उसमें से पर्टिकुलर प्राइस और पर्टिकुलर टाइम में ट्रेडर कितना बेचना चाहता है, तो सिर्फ 300, तो वो सप्लाई माना जाएगा। इसका मतलब टोटल सेल के लिए जितनी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे मैंने 10 चेयर बना, तो वो 10 के 10 सेल के लिए अवेलेबल है, यानी वो स्टॉक है, बट उसमें से मैं कितना बेचना चाहती हूँ, 5। तो सप्लाई हमेशा स्टॉक से कम भी हो सकता है या इक्वल टू स्टॉक हो सकता है। सप्लाईज जो है कहीं ना कहीं अवेलेबल अमाउंट से लेस हो सकता है। जैसे मेरे पास 10 था तो मैं 10 में से 5 बेचना चाहती हूँ या 10 में से 10, तो स्टॉक जितना होता है उतना ही बेचा जाता है या उससे कम बेचा जाता है। सो स्टॉक कहीं ना कहीं करंट प्रोडक्शन जो होता है वो, और अनस्टोल्ड स्टॉक यानी जो लास्ट महीने नहीं बेचा गया, ये सारी चीज़ों को टोटल देख के स्टॉक देखा जाता है। इसीलिए स्टॉक, प्रोडक्शन और सप्लाई तीनों डिफरेंट माना जाता है। फॉर एग्जांपल इस महीने मैंने 5 चेयर रख दिए साइड में, 10 बनाए, उसमें से 5 बेचा, 5 साइड में रख दिया। अगले महीने में फिर से 10 बनाती हूँ, उसमें से 8 बेच देती हूँ और 2 रखती हूँ, यानी अब मेरा स्टॉक 7 हो गया। सो इस तरीके से प्रोडक्शन मेरा 10 ही था, बट मेरे पास स्टॉक 7 है और मैंने 5 बेचा है, तो टोटल मेरे पास कितना था। तो इस तरीके से पुराना स्टॉक और नया रिमेनिंग स्टॉक, ये सारी सब अलग हो जाता है, प्रोडक्शन अलग और सप्लाई अलग। इस तरीके से तीनों कॉन्सेप्ट अलग अलग देखा जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहाँ तक रहेगा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टॉपिक in a very well manner. So now let us move on with the short summarization of the topic that we have seen today. So students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. Today we have seen about the chapter 4 supply, in which we have discussed about the topic of introduction, meaning of stock and supply, and few concepts related to it and difference between the stock and supply. So let us have a short summarization of the topic that we have seen today. इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो हमने इसमें डिटेयली देखा कि डिमांड और जो सप्लाई है कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर। सो जैसे ही प्राइस चेंज होता है तब डिमांड चेंज होता है, उसी तरीके से उसके साथ साथ सप्लाई भी चेंज होता है। अगर आपको डिमांड का पूरा पोर्शन समझना हो तो उसके लिए आपको सप्लाई का भी कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। प्राइस डिटर्मिनेशन में कहीं ना कहीं डिमांड जितना इम्पोर्टेंटली काम करता है उतना ही इम्पोर्टेंटली सप्लाई को भी देखा जाता है। इसीलिए इस चैप्टर के अंदर हम स्टॉक, सप्लाई, ये सारी पोर्शन के बारे में डिटेल में जानेंगे, ऐसा हमने इंट्रोडक्शन में देखा। आफ्टर दैट वी हैव सीन अबाउट द मीनिंग ऑफ स्टॉक एंड सप्लाई। कहीं ना कहीं रोजिंदा जो लाइफ होता है, डे टू डे लाइफ में हम जब बात करते तब हम स्टॉक और सप्लाई दोनों को ही सिनोनिम्सली, यानी ये नहीं तो ऐसा अल्टरनेटली यूज करते, जैसे वैल्यू और वेल्थ को करते थे। बट कहीं ना कहीं जैसे प्राइस और वैल्यू का अलग मीनिंग होता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी स्टॉक और सप्लाई का अलग मीनिंग इकोनॉमिकली देखा जाता है। दोनों के बीच में एक ब्रीफ डिफरेंस है, उस डिफरेंशिएशन के बारे में हमें यहाँ पे डिटेल में समझाएगा। जिसके लिए सबसे पहले हमने प्रोडक्शन का मीनिंग देखा। प्रोडक्शन का मतलब क्या? प्रोडक्शन का मतलब हमारे पास जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है, उस रॉ मटेरियल में से जब एक प्रोड्यूसर उसका फिनिश गुड रेडी करता है तो उसे रॉ मटेरियल बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 वुड्स रखे हुए उसमें से 10 चेयर फिनिश गुड में रेडी होता है, यानी कि प्रोडक्शन 10 चेयर्स का देखा जाता है। उसके बाद आता है सप्लाई। सप्लाई का मतलब हमारे पास जो प्रोडक्शन हुआ है उस प्रोडक्शन में से
ठीक है। ओवरऑल जो प्रोडक्शन 10 चेयर्स का हुआ, उस प्रोडक्शन में से अभी मार्केट में क्या करंट प्राइस चल रहा है, उस करंट प्राइस में अभी फिक्स्ड टाइम के अंदर वो चीज को अगर वो प्रोड्यूसर बेचने की कोशिश करे, सेल करे, विलिंग टू सेल एंड एबल टू सेल, तो कहीं ना कहीं उसे सप्लाई बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल 10 चेयर बने, 10 में से 5 वो अभी करंट प्राइस में बेचना चाहता है, यानी कि सप्लाई 5 चेयर की में मानी जाएगी। देन व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक का मतलब क्या? स्टॉक का मतलब जो 10 चेयर बने थे वो 10 चेयर बेचने के लायक थे और अभी के प्राइस में बिक भी सकते थे, बट अगर प्रोड्यूसर सिर्फ उसमें से 5 बेचना चाहता है, यानी सिर्फ 5 सप्लाई करना चाहता है, तो बाकी के 5 जो उसने अपने पास रखे उसे स्टॉक बोला जाएगा। इसी बारे में और डिटेल में जानने के लिए, यानी सप्लाई के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानना जरूरी माना गया। फर्स्ट वन है विलिंगनेस टू सेल। जो भी हमारे पास अवेलेबल स्टॉक है, यानी हमने 10 चेयर प्रोड्यूस किया, यानी हमारे पास अभी 10 चेयर बेचने के लिए रेडी है, उसमें से एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर अभी के गिवन टाइम पीरियड और अभी के प्राइस में जितना बेचने की इच्छा रखेगा उसे विलिंग टू सेल बोला जाएगा, विलिंगनेस टू सेल। और जो विलिंगनेस टू सेल होता है, यानी 10 में से 5 ही बेचने की उसकी इच्छा है, तो 5 को ही सप्लाई माना जाएगा। नेक्स्ट था एबिलिटी टू सेल। एबिलिटी टू सेल मतलब अगर चलो मैंने मान लिया मेरे पास 10 ही चेयर है, बट मेरी इच्छा है 50 चेयर बेचने की, तो क्या मैं बेच सकती हूँ? नो। क्यों? क्योंकि मेरे पास सिर्फ स्टॉक 10 का है। तो स्टॉक जितना हमारे पास हो, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक जितना हमारे पास हो, उतना ही हम बेच सकते। तो हमारी जितनी एबिलिटी है, हमारे पास जितना स्टॉक है, उतना ही हम बेच सकते हैं और उतना ही हमारा स्टॉक एंड सप्लाई हो सकता है। हमेशा सप्लाई जो है स्टॉक के बराबर इक्वल, 10 है तो 10 पूरा बेच सकती हूँ, या 10 में से 8 या 7 या 5 बेच सकती हूँ, बट 10 का 11 बेच नहीं सकती। तो स्टॉक से हमेशा कम सप्लाई या इक्वल टू स्टॉक सप्लाई देखा जाता है। थर्ड अगेन विलिंगनेस टू सेल। अब हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है उसमें से गिवन टाइम पीरियड में, गिवन प्राइस में जो प्रोड्यूसर बेचना चाहे उसे ही अवेलेबिलिटी यानी विलिंगनेस टू सेल यानी कि सप्लाई माना जाएगा। सो इस कॉन्सेप्ट से ये क्लियर हो जाता है प्रोडक्शन, सप्लाई और स्टॉक तीनों ही एक अलग टॉपिक है और तीनों के मतलब अलग अलग देखे जाते। सो डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई की अगर हम बात करते, जैसे मैंने बोला डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं लोगों की ये मिसकॉन्सेप्ट है कि सप्लाई और स्टॉक दोनों एक ही होते, बट दोनों एक नहीं होते। अभी ऊपर का पोर्शन समझने के बाद आपको भी पता चल गया होगा कि सप्लाई और स्टॉक पूरा अलग होता है। एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है वो उसके लिए सबसे पहले स्टॉक हो जाता है। उस स्टॉक में से गिवन टाइम पीरियड में वो जितना बेचना चाहेगा उसे ही सप्लाई बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक ऑयल की एग्जाम्पल देखा, ऑयल ट्रेडर है, उसके पास 500 पैकेट्स है ऑयल के, वो पूरा का पूरा 500 बेच सकता है, बट उसमें से वो सिर्फ 300 बेचना चाहेगा। इसका मतलब उसका सप्लाई 300 का है और बाकी 200 उसका स्टॉक माना जाएगा। और स्टॉक जैसे कि प्रीवियस मंथ का स्टॉक उसके पास पड़ा होगा, ये करंट मंथ का स्टॉक होता जाएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिफरेंस जो है स्टॉक में, प्रोडक्शन में और सप्लाई में देखा जाएगा। सो इस तरीके का डिफरेंस बिटवीन हमने स्टॉक एंड सप्लाई के बारे में डिटेल में देखा। I hope you all have understood the today's portion in a very well manner. Rather than that, I hope that this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.